यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कि भाई सर्कल में चले, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सर्कल में चले और एक ही स्पीड से चले, एक ही वेलोसिटी नहीं, एक ही स्पीड। कभी भी कोई चीज अगर सर्कल में चलती है तो वो सेम स्पीड पे चल सकती है, सेम वेलोसिटी पे नहीं, क्योंकि हर बार डायरेक्शन चेंज होती जाएगी तो सेम वेलोसिटी हो ही नहीं सकती। सेम स्पीड हो सकती है। तो अब कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर आप मुझे सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में अंतर बताइए। मैंने कहा अच्छा सवाल है। अगर मैं किसी स्टोन को स्ट्रिंग में बांधकर ऐसे ऐसे नचाता हूं, देखिए कैसे। मान लेते हैं कि ये अपना स्टोन है, ठीक है, और स्टोन को हम लोग नचाएंगे। ज्यादा बड़ा ना हो जाए, नहीं तो मेरे ही मुंह में लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया कैसा? सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और ये कैसा हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। कोशिश कर रहा हूं मैं कि हॉरिजॉन्टल बना रहे और मेरी आंख ना फोड़ दे ये। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में आप एक स्टोन को नचा रहे हैं चारों तरफ, और स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस नचा रहा है अपने चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। तो ये भी सर्कुलर मोशन हो गया। स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड वर्ल्ड, है ना? आपको ये वर्लपूल भी लिखा मिलेगा। वर्ल्ड का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। कार इन अ राउंड अबाउट, मतलब चौराहे के चारों तरफ अगर कार चल रही है, रास्ता भूल गई है। अर्थ अराउंड सन, ये सब सर्कुलर मोशन के। अरे यार ये सन है, ये अर्थ है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी बोल सकते हो, है ना? ये सारे सर्कुलर मोशन है। फिर रोटेशनल मोशन क्या हुआ? मूविंग फैन, कार, व्हील्स, मेरी गो राउंड। मेरी गो राउंड कुछ नहीं है, आप जरा इंटरनेट में सर्च करिएगा लंदन आए। ठीक है, आपने जरूर देखा होगा कि लंदन की फोटो दिखाते हैं तो एक बहुत बड़ा झूला दिखाया जाता है लोहे का, वर्टिकल सर्कल में, है ना? ये सब कैसे हैं? रोटेशनल मोशन है। अब होता क्या है रोटेशनल मोशन? आप समझ लीजिए कि जो एक्सिस है वो बॉडी के अंदर से पास होती है। सर्कुलर मोशन में जो एक्सिस है उससे बॉडी दूर रहती, बॉडी मूव्स अबाउट द एक्सिस। यहां पे द एक्सिस इज विद इन द बॉडी, बस इतना ही अंतर है। वरना इसे भी सर्कुलर मोशन बोलने में कोई बुराई नहीं है, बट इन्हें रोटेशनल नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये अंतर आप जरूर समझ लीजिए, अच्छे से कॉपी कर लीजिए। आप जरा विकिपीडिया में लंदन आई को के बारे में पढ़िए और बताइए कि उसमें जो झूले लगे हुए हैं, मतलब वो अपने आप में एक झूला है, उसमें जो सीट्स लगी होती हैं, हम लोग तो जो मेले में गए हैं वहां पे 2 सीट या 4 सीट होती थी, लेकिन इसमें काफी ज्यादा सीट होती है। तो एक कैप्सूल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसे ये सर्कल है और ये झूला पूरा ऐसे अच्छे से जुड़ा हुआ है ना? और हर एक में कैप्सूल लगे हुए हैं। इन कैप्सूल्स में कई लोग बैठ सकते हैं। तो बताइए एक कैप्सूल की कैपेसिटी कितनी है? या विकिपीडिया से देखकर बता सकते हैं। वैसे इसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो झूला कितना ज्यादा बड़ा है। सर्कुलर मोशन 2 टाइप का होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म आपको जीवन में ज्यादा देखने को मिलेगा। कैसे? स्टार्ट हो रहा है, फुल स्पीड, अप पकड़ा तो
जब स्टार्ट से लेके फुल स्पीड पकड़ने तक यात्रा हुई वो हुई नॉन यूनिफॉर्म। अब ये फुल स्पीड पे आ चुका है, अब हमेशा सेम स्पीड पे चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, बट जो किनारे वाले जो पॉइंट्स हैं उनकी डायरेक्शन हर मोमेंट में चेंज हो रही है, इसलिए वेरिएबल वेलोसिटी है। तो यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब हो रहा है तो कांस्टेंट स्पीड होती है और वेरिएबल वेलोसिटी होती है। ऐसी सिचुएशन फुल स्पीड से जीरो की तरफ बढ़ रहा है, ये पूरी यात्रा हुई नॉन यूनिफॉर्म वाली। यानी कि पंखा जब अपनी फुल स्पीड पकड़ने को होता है तब भी नॉन यूनिफॉर्म, जब वो फुल स्पीड पे लगातार चलता रहता है तो यूनिफॉर्म, और जब वो फुल स्पीड से रेस्ट पे आ जाता है तो फिर से नॉन यूनिफॉर्म। और हर समय यूनिफॉर्म में चलना काफी मुश्किल होता है गाड़ियों के लिए या बाकी चीजों के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में जब वो फुल स्पीड पे चल रहे होते हैं तो ये मान सकते हैं आप कि वो यूनिफॉर्म पे चल रहे हैं। बट फिर भी थोड़ा बहुत वोल्टेज फ्लक्चुएशन अगर हुआ, कुछ भी पावर सप्लाई में दिक्कत आई, तो वो यूनिफॉर्म फिर से नॉन यूनिफॉर्म में आ जाता है। तो नॉन यूनिफॉर्म ज्यादा नेचुरल है और यूनिफॉर्म चीज जो है वो थोड़ी मैन मेड जैसी है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ये सारा तामझाम हटा दिया जाए। वीडियो में आप पीछे जाकर देख सकते हैं कि मेरा पंखा क्लॉकवाइज घूम रहा था, क्रॉस चेक करिए, ठीक है। अगर मान लीजिए सेंटर से हम लोग एंगल नापते हैं या आर्क लेंथ नापते हैं, मैंने यहाँ पे आर्क लेंथ के हिसाब से समझाया, ठीक है। तो 1 सेकेंड में इतनी आर्क लेंथ चली, अगले 1 सेकेंड में इतनी ही आर्क लेंथ चली, उसके अगले 1 सेकेंड में उतनी ही आर्क लेंथ चली। मान लीजिए कि ये आर्क लेंथ है 3 मीटर, बहुत बड़ा सर्कल है ठीक है, 3 मीटर है ना। तो इसकी कांस्टेंट स्पीड हो गई क्या, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। ये कैसा एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म मोशन का। यहां पे कैसी है, कांस्टेंट स्पीड। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं हर बार वेलोसिटी चेंज कैसे हो रही है। देखिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो उतना ही है, लेकिन डायरेक्शन ये थी, फिर ये थी, फिर ये थी, हमेशा डायरेक्शन चेंज होती रही, इसलिए वेरिएबल वेलोसिटी। यहां पे आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी का यहां पर अगर सिर्फ वेलोसिटी के टर्म्स में बोलें तो हम लोग बोलेंगे कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसा है, हमेशा कांस्टेंट है, लेकिन इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है, तो वो कैसा है, वेरिएबल है। इधर आए, अगर इस जगह आए नॉन यूनिफॉर्म में, तो वेलोसिटी का हमेशा सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल है और डायरेक्शन भी वेरिएबल है, डायरेक्शन भी वेरिएबल, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। यहां पे ये कवर कर रहा इक्वल आर्क्स इन इक्वल टाइम इंटरवल, और यहां पे ये कवर कर रहा है अनइक्वल आर्क्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, ठीक है। 1 सेकेंड में कभी इतना ही चल गया, अगले में थोड़ा ज्यादा चल गया, उसके अगले में और ज्यादा चल गया, ठीक है। तो ये हो गया कैसा, नॉन यूनिफॉर्म, बिल्कुल वैसा ही जैसे हम लोगों ने लीनियर मोशन में पढ़ा था। अच्छा, अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए इसमें एक्सेलरेशन क्या है और इसमें एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। मतलब आपको केवल ये बताना है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, कैसा एक्सेलरेशन किसमें है, कमेंट्स में बताइए। और मैं देखना चाहूंगा कि आप कितने एक्सप्लिसिटली अपना आंसर दे रहे हैं, कितने अच्छे से अपना आंसर बता रहे हैं। वन वर्ड आंसर नहीं देना, आपको यहां पे एक्सेलरेशन बताना है। यहां पे एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बस कांस्टेंट या वेरिएबल या कुछ भी आप बता सकते हैं। कुछ बातें हम लोग पहले से जानते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। अब हर बार हम लोग पुराने वाली
चीजों को नई वाली चीजों से डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे लीनियर 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 बोलते रहेंगे। और अब नई चीजें क्या होंगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि एक है स्यूडो फोर्स। ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम सीखेंगे। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मान लीजिए ए से चलकर बी पे कोई आ गया, तो रोड पे चलेगा तो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा कर्व लेते हुए, बट लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा ऐसा। शॉर्टेस्ट है कि नहीं? यहां पर भी हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट बना सकते हैं। देखो अगर ध्यान से, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा ये सबसे छोटा रास्ता, लेकिन असली में अगर हमारा जो पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे चल रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब पहुंचा, तो उसका ये जो लेंथ होगा, आर्क लेंथ, ये हो जाएगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट में लिखकर खराब नहीं करना चाहता। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सीखना चाहते हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे? हम लोग रेडियस वेक्टर बनाएंगे। दिस इज द रेडियस वेक्टर। यही रेडियस वेक्टर चलते चलते यहां तक पहुंच गया होगा। तो ये जो एंगल इसने कवर किया, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये थीटा अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस हम लोग समझ गए, डिस्प्लेसमेंट हम समझ गए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम समझ गए। तो अब जो काम की चीजें नहीं हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उन्हें हटा दिया जाए। होपफुली आपको पता है कि 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, और उसी तरह बाकी सबकी भी वैल्यूज होती हैं। तो अगर ये पूरा एंगल कवर हो जाए, तो एक चक्कर होने पे 360 डिग्री हो जाएगा। हम जानते हैं कि जब कभी हमने 360 डिग्री कवर अप किया, तो ये ए बी लेंथ बढ़कर कितनी हो जाएगा? पूरा सरकमफेरेंस, है ना। अगर आर रेडियस है, तो यहां से यहां लौटकर पूरा सरकमफेरेंस कवर हो जाएगा, यानी कि 2 पाई आर हो जाएगा 360 डिग्री पर 2 पाई आर। अब 360 डिग्री हम 2 पाई जानते हैं, ठीक है ना। अब 360 डिग्री ना लिखें, 2 पाई रेडियन कवर करो तो 2 पाई आर लेंथ कवर होती है ना। अगर हम लोग इसे यूनिटरी मेथड से करें, तो अगर रेडियन यहां है, तो यहां पे लेंथ हो रही है, लेंथ हो जाए या पूरी लेंथ कवर हो जाएगी, तो उसका अलग नाम है सरकमफेरेंस। 2 पाई आर सरकमफेरेंस होता है। अगर हम लोग 2 पाई की जगह एक छोटा सा एंगल ले, ये थीटा तो थोड़ा बड़ा लग रहा है, छोटा एंगल लेते हैं, ठीक है, डेल्टा थीटा, बहुत छोटा एंगल लिया हम लोगों ने, फिर भी यहां पे बड़ा दिख रहा है, और छोटा एंगल लिया, तो ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? मान लो पॉइंट बी आ गया यहां पे, ये हो जाएगा डेल्टा एस। इस डिस्टेंस को डेल्टा एस बोल रहे हैं। तो 2 पाई चलने में 2 पाई आर कवर हुआ जा रहा है, डेल्टा थीटा चलने में डेल्टा एस कवर होगा। उसी प्रोपोर्शन में चलेंगे हम लोग। अब बस आप रेशियो ले लीजिए, 2 पाई डिवाइडेड बाई डेल्टा थीटा इज इन द सेम रेशियो ऑफ 2 पाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एस। अब यहां से एक मजेदार बात होगी,
है ना, 1/डेल्टा थीटा यहाँ पर है, तो आप इसे रेसिप्रोकल कर लेंगे थोड़ी देर में। मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूं, सबको समझ में आया। आप वीडियो 2x पे देख सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, डेल्टा एस अपॉन आर। वेरी वेरी गुड फॉर्मूला, ये बहुत जगह काम आएगा। इसका मतलब हम लोग ने प्रूव कर दिया कि एंगल जो होता है वो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के इक्वल होता है। एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। लिख लीजिए, बहुत काम आएगा ये। और ये एंगल किसमें हम लोग मेजर कर रहे हैं, रेडियन में। डेल्टा थीटा किसमें मेजर कर रहे हैं, रेडियन में। आप ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में, दोनों एक ही चीज है यार। ये स्टेटमेंट में लिखा है, ये उसमें नोटेशंस में लिखा है। ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं, कुछ भी डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो डेल्टा थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसकी यूनिट है रेडियन, हम लोग ने अभी अभी सीखा। और इस तरफ जो रेडियस है उसकी यूनिट हमेशा की तरह मीटर, और आर्क लेंथ वो भी मीटर। तो एक तरीके से ये मीटर अपॉन मीटर है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन अगर देखें तो हम लोग m0 l0 t0, मतलब है ये डायमेंशन लेस, लेकिन फिर भी इसकी यूनिट का नाम हम लोग ने रेडियन दे दिया। ये भी तो यार एक रेशियो ही है, दो लेंथ्स का रेशियो है, उसे हम लोग ने एंगल का नाम दे दिया। यहाँ पे एक मजेदार बात ये होती है कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ भी जाए तब भी थीटा नहीं चेंज होता है, डेल्टा एस चेंज होता रहता है। रेडियस घट भी जाए, अगर रेडियस वेक्टर ने उतना ही एंगल स्वीप किया है तो डेल्टा थीटा उतना ही रहेगा। इस रेडियस के लिए भी डेल्टा थीटा वही रहेगा, इस रेडियस के लिए भी डेल्टा थीटा वही रहेगा। इसीलिए जो पार्टिकल्स दूर हैं वो ज्यादा लीनियर वेलोसिटी पे चलते हैं, जो पार्टिकल पास हैं वो छोटी लीनियर वेलोसिटी पे चलते हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग ये भी और अच्छे से सीख जाएंगे। फिलहाल बात करते हैं डायरेक्शन की। तो अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है, तो ये हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल ले लेते हैं। क्लॉकवाइज, मैंने क्लॉकवाइज बोला, नो, यहां पे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं और राइट हैंड स्क्रू रूल लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज लेने में परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर ले लेते हैं। अब यार देखिए, मेरा व्हाइट बोर्ड ऐसा है, तो दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड। आपकी कॉपी ऐसी होगी, तो इसी सर्कल को आप ऐसे ले आइए, और आप जब यहां पे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ऐसे 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 चलते हुए इधर भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहे होंगे, तब आप परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर अपवर्ड्स ऐसा ले लेंगे। अगर हम लोग मान लीजिए क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज चलते तो कैसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, तब भी राइट हैंड रूल लेंगे। अब ये ऐसे ले रहे थे, तब ऐसे लेंगे, ठीक है। उंगलियां ऐसे कर्ल हो रही हैं इस डायरेक्शन में, तब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर वर्टिकली इनवर्ड्स, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर वर्टिकली आउटवर्ड्स। तो डायरेक्शन इस तरह से ली जाएंगी। अब इसी बड़े सर्कल को अगर हम लोग ऐसे की बजाय ऐसे कर दें, हॉरिजॉन्टल कर दें, तब ये एरो कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। इसी सर्कल को हम लोग ऐसे कर दें, हॉरिजॉन्टल कर दें, तो ये एरो कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। अब फिर से देखना, मेरी उंगलियां कैसे, राइट हैंड, मेरी उंगलियां कैसे कर्ल करेंगी, ऐसे करेंगी वर्टिकली आउटवर्ड्स। तो ये हो गई अपनी डायरेक्शन। और मेरी उंगलियां कैसे कर्व करेंगी, ऐसे करेंगी इस एरो के हिसाब से,
वर्टिकली इनवर्ड। ठीक है, इसीलिए ज्यादातर एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है, ताकि एंटी क्लॉकवाइज लेने में हमें वर्टिकली आउटवर्ड्स डायरेक्शन बनाने को मिल जाए, और ऐसे करने में थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये एंगल हम लोग ने बनाया इधर है, लेकिन डायरेक्शन इसकी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ली जाती है, ये आपको याद रखना होगा। अब स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स पर जो वेक्टर है वो फॉलो होता है, वेक्टर रूल्स फॉलो होते हैं। कैसा वेक्टर रूल्स? जैसे कि डी थीटा या डेल्टा थीटा लिख लो, चलो डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2 उल्टा हो जाएगा, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगी। डेल्टा थीटा 2 प्लस डेल्टा थीटा 1, ये तो ट्रू होगा। बट बड़े एंगल्स जब आ जाएंगे तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 हमेशा इसके इक्वल होगा, ये नहीं होगा। अब इस बात को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। यार देखो, अगर मैं डिग्री में ही बताए दे रहा हूं, रेडियन में थोड़ा कम चमकता है। 3 डिग्री 2 डिग्री इज इक्वल टू 2 डिग्री प्लस 3 डिग्री। क्या दिक्कत है भाई, दोनों तरफ 5 डिग्री हो जाएगा। तो ये छोटे डिस्प्लेसमेंट है, छोटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बड़ा एंगल मान लीजिए 360 डिग्री प्लस 5 डिग्री इज इक्वल टू हो जाता है 0 डिग्री प्लस 5 डिग्री, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जबकि ये अगर हम लोग मैथमेटिकली देखे जाए, वेक्टर के हिसाब से देखा जाए, तो ये सही नहीं होता। तो हर बार वेक्टर रूल जो है बड़े एंगल्स में फॉलो नहीं होते हैं। और यहां पर क्या होगा, जब ज्यादा बड़े एंगल लेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव की प्रॉब्लम यहां पे आने लगेगी। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि हम इसे वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन हर बार जो अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर रूल्स नहीं फॉलो करता, बस इतना जान लीजिए। ये क्यों ट्रू हो रहा है, देखिए अगर इसमें आपको डाउट है तो एंगल में क्या होता है, 360 डिग्री वाला चक्कर लगाकर वो वापस उधर आ जाता है। तो चाहे 360 डिग्री बोलो चाहे 0 डिग्री बोलो, वो एक ही बात होती है। बट नॉर्मल अगर आप बाकी किसी वेक्टर में देखें तो इस तरह की चीज वहां पर नहीं होती। तो इसलिए लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स नॉट नेसेसरीली फॉलो द वेक्टर रूल्स। बस एंगुलर वेलोसिटी पढ़ना है, उसके पहले थोड़ी सी पुरानी बातें भी कर ले। ये है पुरानी बातें, ये है नई बातें। देखिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये आप जानते हैं, है ना। अगर बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट हो और काफी लंबा टाइम हो तो जरूरी नहीं है कि हर समय स्पीड चेंज हो, सेम हो, स्पीड चेंज होती रहती है। इसलिए एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन छोटा सा अगर डिस्प्लेसमेंट लिया, छोटा सा टाइम लिया, तो ये हो गया वेलोसिटी थोड़ी टाइम का, है ना। ये थोड़े टाइम में भी कांस्टेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए और थोड़ा सा अगर हम लोग करें, इसको भी वी बार ही कह सकते हैं, और थोड़ा टाइम छोटा करें, यानी लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, तब हम कहां पहुंच जाते हैं, डी एस बाई डी टी, है ना। याद आ रहा है, ये आया एवरेज। देखिए ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, ये आया एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। अभी हम लोग लीनियर में है भाई, और ये आया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी में डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में फिर हम कैलकुलस में चले जाएंगे डीएस बाई डी टी। सेम चीज हम लोग एंगुलर वेलोसिटी में भी करेंगे। अरे यार
कुछ टाइम में जितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो वेलोसिटी हो गया, कुछ टाइम में जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो ओमेगा हो गया। चलो देखते हैं यार, ये रही इनिशियल पोजीशन, ये रही फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में आने में एंगल कितना ट्रेवल किया, थीटा, ठीक है। और उसके बाद टाइम हमने कितना लिया, टी। बस तो बिल्कुल वही हिसाब करते हुए देखो, बिल्कुल ओमेगा बार इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई टी, ये कर सकते हैं, ये भी एक बढ़िया फॉर्मूला है ना। अब क्या कर रहे हैं कि थीटा को थोड़ा छोटा किया, है ना, इसी को छोटा मान लो, डी थीटा डी टी, डी ना करके डेल्टा करो, ज्यादा अच्छा होगा, डी में तो फिर कैलकुलस में पहुंच गए, डेल्टा थीटा डेल्टा टी, ठीक है, ये कर लिया। तब भी ऐसे ही चलेगा, है ना। हो सकता है कि यहां से यहां तक पहुंचने में इधर तेज चल रहा हो, इधर धीमे चल रहा हो, फिर एकदम से तेज चल रहा हो, फिर धीमे चल रहा हो, ये हमें नहीं पता है। इसीलिए ये क्या होगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, इसमें भी लिमिट कर देंगे भाई, ओमेगा क्या हो जाए, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, तो ये कैलकुलस में पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा थीटा की जगह डी थीटा ऑन डी टी। तो ये अब हो गया क्या, आप ही लोग बताओ भाई, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। थोड़ी देर पहले निकाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज करते हुए, थीटा डिवाइडेड बाई टी, और हम लोग का क्या फॉर्मूला बना, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का, है ना। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। अब कोई भी टाइम टेकन होगा तो कोई भी थीटा होगा। अगर बढ़ते 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 ऐसा हो गया कि पूरा चक्कर लगा लिया तो क्या हो जाएगा भाई, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, एक चक्कर पूरा लगाया। टाइम टेकन यहां पे क्या हो जाएगा यार, बड़ा टी नाम रख दो, अच्छा नाम रख दो कि पूरा चक्कर लगाने के लिए बड़ा टाइम टी। इस बड़े टाइम टी को ही हम लोग आगे कहेंगे टाइम पीरियड, आगे क्या अभी कह देते हैं। तो ओमेगा बार इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ये आप याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा आपको ये फॉर्मूला। इससे ज्यादा काम एक और फॉर्मूला आएगा। देखिए मान लीजिए ये पूरा चक्कर लगाने में एक रेवोल्यूशन माना जाएगा भाई। टाइम ले रहा है कितना, कैपिटल टी। और मान लीजिए ये बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है, तो जल्दी जल्दी चलने में ये ले रहा है n रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड, यानी एक ही सेकंड में बहुत चक्कर लगाए ले रहा है। यानी कि हमारा टाइम पीरियड जो होगा वो 1 सेकंड से भी काफी छोटा होगा। तब उस केस में एक रेवोल्यूशन लगाने में टाइम टेकन कैपिटल टी, n रेवोल्यूशन लगाने में टाइम टेकन 1, तो यहां पे यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं हम लोग और सीधे ये बात समझ लें, 1/n इज इक्वल टू t/1। तो उल्टा भी लिख सकते हैं यार, n इज इक्वल टू 1/t, ठीक है। n को हम लोग किस नाम से पुकारेंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, इसका एक और बढ़िया फॉर्मूला, बढ़िया नाम होता है
फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और टी को हम लोग किस नाम से पुकारेंगे? टाइम पीरियड, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, ठीक है। समझ गए? तो अब इसमें थोड़ा रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। ओमेगा बार इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1/t। 1/t की जगह आप क्या रख लो? n रख लो, 2 पाई n। ये भी एक बढ़िया फॉर्मूला। अब कुछ लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी है तो n नहीं f बोल देते हैं, जैसे कि मैं, तो 2 पाई f, तो f इज इक्वल टू n रख लो यार, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा एसएचएम में, ये फॉर्मूला क्लास 12th में भी काम आएगा जब आप अल्टरनेटिंग करंट कर रहे होंगे, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f। ओमेगा बार हमेशा लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग इसे एवरेज बोल रहे हैं इसलिए बार लगाते चलिए, ठीक है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, वेरी लॉन्ग लास्टिंग, बहुत दिन तक काम आता रहेगा। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि हमें v और ओमेगा में रिलेशनशिप निकालना है। तो कुछ बातें पहले से आपको मालूम होनी चाहिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी, उसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है एंगुलर वेलोसिटी, है ना। अब ये पता भी होगा आपको, हम लिख भी चुके हैं। अब ये रिलेशनशिप निकालने के लिए कुछ बातें कर लेते हैं भाई। जैसे A से B पहुंच गया, तो A से B पहुंच गया तो कर्व लेंथ उसने कितनी ट्रेवल की? डेल्टा S, ठीक है। एंगल कितना कवर अप किया? डेल्टा थीटा। रेडियस कितना है? R। ये इतना चलने में उसने टाइम कितना लिया? डेल्टा टी, ठीक है। तो एक रिलेशनशिप हम लोग पहले से जानते हैं, क्या? डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय आर, ठीक है। अब आप यहां पे क्या करिए, आप दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर लीजिए। डेल्टा टी 0 नहीं है तो डिवाइड किया जा सकता है। लिमिट 0 आप लगा सकते हैं, लेकिन वो खुद 0 नहीं है, समझ रहे हैं ना। ऐसे लिख सकते हैं, 1/r को अलग कर लिया, इसी में डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 करने की कोशिश करें। दोनों तरफ 1/r बाहर ले लें, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो ये चीज हम लोग सीख चुके हैं कि ये डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। दिस इंप्लाइज डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 1/r ds बाई डी टी। ये भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, इससे भी काफी चीजें भविष्य में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग सिंपल चीजें कर रहे हैं। ओमेगा आ जाएगा इसकी वजह से, और इसकी वजह से यहां पे आ जाएगा 1/r v, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर भी लिख सकते हैं, और v इज इक्वल टू ओमेगा r लिख सकते हैं। तो ये तो हम लोग ने मैग्नीट्यूड निकाल लिया है, और इसी से क्रॉस प्रोडक्ट भी आ जाता है, ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट वाला इस तरह आ जाता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि यहां से ये कैसे आया, ये हम लोग ऐसे ही स्वीकार कर लेते हैं। आपको प्रूव करने को यही वाला है कि ये कैसे आ गया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लीजिए। अब आ गए हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में। हम लोग इसे सेंट्रीपिटल दिखाने के लिए C लगा देंगे यहाँ पे, ए सी। बुक में इसे ए आर दिया हुआ है। याद रखिएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है।
हालांकि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आगे चलकर, आप भी तो पढ़ रहे हैं, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल और रेडियल में कोई अंतर नहीं होता। फिर हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंशियल, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर, सब एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन। ये दोनों एक ही हैं, ये अलग है, ये अलग है। चल सेंट्रीपिटल में बढ़ते हैं आगे। पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी पे पहुंच गया, यहां पे वेलोसिटी va होगी और यहां पे वेलोसिटी vb होगी मान लो, ठीक है। अब क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एक बात याद रखना, वेलोसिटी भले चेंज हो रही हो, स्पीड चेंज नहीं हो रही, यानी कि मॉड ऑफ va इज इक्वल टू मॉड ऑफ vb इज इक्वल टू v हम लोग रख सकते हैं। v इज द यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी जिससे ये चल रहा है। हम लोग क्या मान रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात ज्यादातर तभी आपको जान आएगी जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ सकता है, लेकिन तब जैसे जैसे v चेंज होता जाएगा, यानी कि जैसे जैसे स्पीड चेंज होती जाएगी, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहेगा। कांस्टेंट स्पीड है तो कांस्टेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब होंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। चलो अब समझ गए सब कुछ। अब देखो यार, ये वेलोसिटी ऐसे है और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे है, इसको खिसका के हम लोग यहां ले आए हैं, तो अब इसको यही बना लेते हैं। चलो ये रहा VA और ये रहा VB, है ना। मैग्नीट्यूड तो बराबर है, तो बराबर लंबाई के वेक्टर बना दिए। अब VA से निकल के ये आए हैं, VB तक गए हैं, तो ये हो गया डेल्टा V। अब याद रखो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो जो एंगल किसी दो साइड्स के बीच में होते हैं या जो एंगल किसी दो लाइंस के बीच में बनता है, वही एंगल उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी बनता है, यानी कि ये एंगल भी थीटा होगा, यानी कि ये एंगल भी थीटा यानी डेल्टा थीटा होगा। समझ गए? ध्यान से करना, ये प्रूफ वाली बातें हैं तो एक ही तरीके से वो हो सकती हैं, ठीक है। अब इसी को उठा के मैं थोड़ा ऐसे रखे दे रहा हूं इससे मिलाने के लिए, ठीक है। ये रहा, ये रहा और ये रहा, ये रहा डेल्टा V, ये रहा VA, ये रहा VB। VA VB क्या है? वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर लगा दो उसमें, ठीक। अब ध्यान दो कि यहां भी एंगल क्या है? डेल्टा थीटा। अगर सब कुछ बहुत छोटा है, डेल्टा S डेल्टा थीटा वगैरह बहुत छोटे हैं, तो यार ये भी एक ट्राइंगल ही है। वैसे तो ये कर्व है ना, लेकिन हम इसको स्ट्रेट लाइन माने ले रहे हैं और मान रहे हैं कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में क्या है? सिमिलर है। सिमिलर है तो अब क्या हो जाएगा? एक ले लीजिए आप डेल्टा V यहां से, एक ले लीजिए ये वाली साइड मॉड ऑफ वेक्टर VA, ठीक है, और दूसरा आप ले लीजिए डेल्टा S, मतलब जैसा ये है वैसा ये है, डेल्टा S डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ रेडियस वेक्टर R। वैसे चेंज भी वेक्टोरियल है, लेकिन हर जगह पूरा मॉड भी आप लगा सकते हैं, आप चाहें तो पूरे में सब मॉड लगा दें। बुक तो क्या है अपना चुपचाप ऐसे ही चल रही है, ठीक है। तो बात यहाँ पे क्योंकि साइड से ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। तो मॉड लगाना हो चाहे ना लगाना हो, जैसी मर्जी हो।
अगर वेक्टर साइन यहाँ पे लगा रहे हो, एरो पहना रहे हो, तो पूरा मोड लो। ठीक है, चलो खैर, डेल्टा वी का मॉडुलस डेल्टा वी ही होगा। डेल्टा डेल्टा ये वी ए का मॉडुलस क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी बात हो रही है। डेल्टा एस ऐसा ही रहेगा और आर ऐसा ही रहेगा। हम लोग थोड़ा और अच्छा लिखें, v बाई आर डेल्टा एस। सारा काम कब हो रहा है, डेल्टा टी टाइम में हो रहा है। यहां से लेके यहां तक कितनी देर में चल रहे हैं, डेल्टा टी टाइम में चल रहे हैं। डेल्टा टी फाइनाइट है, मतलब बहुत ही छोटा है, लेकिन जीरो नहीं है, तो आराम से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। v बाई आर डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। दोनों तरफ अब लिमिट ले लीजिए, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, v बाई आर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ठीक है, समझ गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हो यार, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, कुछ ऐसा ही हो रहा है ना। वेलोसिटी का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन, तो एक तरीके से एक्सेलरेशन हो गया। और v बाई आर, और डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ एक्सेलरेशन, यानी v ही आ जाएगा यहाँ पे। मतलब इस लिमिट के अंदर जो आया, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी की जगह हम लोगों ने v लिख लिया। तो यही एक्सेलरेशन जो है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का बढ़िया फॉर्मूला बन गया, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। आगे आप देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे मास मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी मास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगी, mv स्क्वायर बाई आर। पर वो जब आएगा तब आएगा। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन। इसमें एक और काम कर सकते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा आर लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू ओमेगा आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो यहां से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का थोड़ा सा और फॉर्मूला ओमेगा के टर्म्स में भी आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर। ये नीचे वाला आर एक ही आर खा पाएगा, तो सेंट्रीपिटल के दो फॉर्मूले हो गए, लीनियर वेलोसिटी और रेडियस के टर्म में, एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस के टर्म में। ये रहा अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब क्योंकि एक्सेलरेशन है, वेक्टोरियल डायरेक्शन है ना, तो बिना डायरेक्शन के, वेक्टोरियल क्वांटिटी है तो बिना डायरेक्शन के काम नहीं होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसीलिए उसका नाम है टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये इस डायरेक्शन में हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होता रहेगा। अब आते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। थोड़ी देर के लिए चल तो यूनिफॉर्म ही रहा है, लेकिन एक स्पेशल केस। देखिए अभी हमने सीखा कि भाई यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है ना, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, एक ही स्पीड है। हमने देखा था VA और VB का मैग्नीट्यूड सेम था, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये वाली आई थी, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर। सो दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही हमेशा, लेकिन एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। कैसा एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, AT। AC चल रहा था, अब AT भी आ जाएगा। अब ये जो वेलोसिटी है ये लगातार टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, मान लो इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेटेड मोशन है ये, है ना, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। वेलोसिटी बढ़ती जा रही, तो जो स्पीड यहाँ होगी उससे ज्यादा स्पीड यहाँ होगी। घटते में भी कर सकते हैं, रिटार्डिंग वाले केस में भी सेम बात हो जाएगी, लेकिन इंक्रीजिंग वेलोसिटी थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। अच्छा, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, dv बाई dt, है ना। हम लोग जानते ही हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी का चेंज। तो एक तरीके से ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ते यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, लेकिन आप देखो कि
यहाँ पे यूनिट से आप समझ सकते हो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है रेडियन, इसकी यूनिट होती है मीटर, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की भी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पढ़ते यहाँ है लेकिन यूनिट देखिए इससे मैच करती। याद रखिएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की भी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होती है, रेडियन में नहीं होती। आगे आप पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, उसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो याद रखिएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसी परिवार के, लीनियर जैसे ही। ओके, तो ए टेंजेंशियल ये है और हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। ए सी क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर, है ना। याद रखिएगा यहाँ पे ये वाले dv बाई dt और ये वाले v में भी वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी टाइम के साथ यहाँ पे भी बदल रही है और यहाँ पे तो बदल ही रही है, तभी डिफरेंशिएट कर पाएंगे। कुछ भी हो सकती है वेलोसिटी। तब हमारा जो नेट में एक तरीके से आ जाएगा एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो देखिए कैसा दिखाई देगा। ठीक है, मैं फॉलो कर रहा हूँ। चलिए, अगर मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड इतना ही है तो मैं यहाँ से बना ले रहा हूँ। मैं फॉलो कर रहा हूँ रेक्टेंगल रूल, नहीं पैरेललोग्राम रूल, है ना। पैरेललोग्राम रूल बोलते हैं ना। तो ये नेट एक्सेलरेशन है जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट है। तो मैं इसे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बोले दे रहा हूं। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन किसका रिजल्टेंट होगा, क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री है, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ए सी कैसा दिखाई देगा, वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर, और ए टी क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी टी का स्क्वायर। अब देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर होगा तो डीवी बाई डी टी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही है ना। तो उस केस में आप एक तरीके से अब आप अगर मैग्नीट्यूड करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, डीवी बाई डी टी, तब आपको थोड़ा समझ में आएगा, बट ऐसे लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इस तरह से रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हम लोग का आ गया। हाँ, मैं ये कह रहा था अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कुछ नहीं होगा, ये जीरो हो जाएगा। तब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अंडर रूट ए सी स्क्वायर होगा, तो इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसी होती है, टेंजेंशियल उसका नाम ही टेंजेंट है तो टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है। टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल का जो रिजल्टेंट होता है वही कहलाता है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। बहुत इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज नहीं होगा आपको, लेकिन रोटेशनल में ये बहुत यूज आएगा। इस चैप्टर में हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तक ही सीमित रहेंगे। अब आ गए एंगुलर एक्सेलरेशन में। यहाँ पे क्या होगा कि एंगल ही चेंज हो जाएगा काफी तेजी से, है ना। मतलब जैसे स्पीड बहुत जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट तेजी से चेंज होता है कांस्टेंट जीरो एक्सेलरेशन से, तो लीनियर वेलोसिटी आती है ना। और जब और तेजी आ जाती है तो फिर लीनियर एक्सेलरेशन आ जाता है। उसी तरह जब तेजी आती है तो एंगुलर वेलोसिटी आती है, और तेजी आ जाती है तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है। अभी समझते हैं। ठीक है, हम लोग ने क्या पढ़ा था, एस होता है डिस्प्लेसमेंट, और वही जो वहां लिखा हुआ है सब वहां पे, है ना। हमने फिर क्या पढ़ा, थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर इसे चेंज कर रहे हैं टाइम के साथ, तो ds बाई डी टी हो गया ओमेगा। ठीक है, और डी थीटा बाई डी टी हो गया ओमेगा।
ds बाई डी टी हो गया वेलोसिटी। ठीक है, जो वहां लिखा वहीं यहाँ पे भी लिख रहा हूं, थोड़ा यहाँ पे डिटेल में करेंगे। अब ऐसा हो कि वेलोसिटी भी इंक्रीजिंग हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, dv बाई डी टी हो जाएगा एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। उसी तरह यहाँ पे अल्फा आ जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। तो हम लोग इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ये है अल्फा है अपना एंगुलर एक्सेलरेशन। याद रखिए, अल्फा सेंट्रीपिटल नहीं है, रेडियल नहीं है, टेंजेंशियल नहीं है, रिजल्टेंट नहीं है। अल्फा है कैसा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसको थोड़ा डायग्राम में भी समझते हैं। यार देखिए, अगर यहां से यहां तक पहुंचने में कम टाइम लगे, यहां से यहां तक पहुंचने में ज्यादा टाइम और कम टाइम, मतलब मान लो 1 सेकंड है, फिर यहां से इतना मतलब एक इस सेकंड में कम चले, इस 1 सेकंड में कम चले, इस 1 सेकंड में और ज्यादा चल गए, इस 1 सेकंड में और ज्यादा चल गए, तो क्या हो रहा है, हर 1 सेकंड में ज्यादा ज्यादा मतलब बढ़ती जा रही है डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब है कि हमारी यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे वेलोसिटी अलग अलग है। अलग अलग वेलोसिटी यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में हम लोग एक्सेलरेट करते जा रहे हैं। यही है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आ जाती है कि भाई एक ही डायग्राम में सबको डायरेक्शन के हिसाब से बनाना। ठीक है, तो पहले तो मैं अलग अलग बनाता हूं। अगर ये सर्कल है, देखिए ये सर्कल है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसी होती है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल होती है। लेकिन वो तो हम लोग बना नहीं सकते हैं, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसी को ओवल शेप में ला रहा हूं। तो हमारी डायरेक्शन क्या हो गई, अल्फा की डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, अब उसके बाद इसी को सामने बना रहे हैं, ये तो बना चुके हैं हम लोग। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, ये रहा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और उसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो गई, ऐसी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब सबको एक ही में दिखाना है मान लो, तो अब तो दिखा देंगे यार। चलो, ये रहा टेंजेंशियल, ये रहा सेंट्रीपिटल, और ये रहा, मतलब ये रहा अल्फा। तो मैं थोड़ा सा कैसे बनाऊंगा, ऐसा बना देता हूं। ये भी एंगल क्या है, 90 डिग्री। ये ऐसा बना है, लेकिन असली में ये ऐसा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। सारे एक्सेलरेशन आपने समझ लिए। मैं एक बार सबके नाम भी लिख देता हूँ। लास्ट वाले डायग्राम में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करते हैं। आगे जब आप पढ़ेंगे तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर को ऐसे बनाया जाएगा। तो अभी मैं, ये है अल्फा, लाल वाला सर्कुलर इस तरह से बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि अच्छा ऐसे बनाने का भी तरीका होता है। तो ये डॉट और सर्कल क्या कह रहा है कि अल्फा ऐसे है। अब अगर एक स्पेशल केस लेते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक स्पेशल क्या, यही तो पढ़ रहे हैं सर। नहीं, थोड़ी देर, जब तक हम लोगों ने एंगुलर की बात की, जब तक हम लोग ने टेंजेंशियल की बात की, टेंजेंशियल की बात की तो रिजल्टेंट की भी करनी पड़ गई, तब तक हम लोग नॉन यूनिफॉर्म में थे। अगर हम वापस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आ गए तो क्या हो रहा है, 1 सेकंड में इतना चला, अगले 1 सेकंड में भी उतना ही चलेगा, उतना ही चलेगा, हर बार उतना ही चलेगा। देयर विल बी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, देयर विल बी यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी। तब क्या होगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा। कैसा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v²/r। और वेलोसिटी यानी कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड है यहाँ से यहाँ जाने में।
तब AC तो अपना होगा, लेकिन AT क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब AT जीरो हो जाएगा तो AC और रिजल्टेंट में कोई अंतर नहीं रहेगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी AC के ही बराबर हो जाएगा, वो भी AC के ही बराबर हो जाएगा, यानी कि v²/r ही हो जाएगा, है ना। तब अंडर रूट ऑफ AC² आएगा, AT² उड़ जाएगा, तो बस इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा, टेंजेंशियल जीरो हो जाएगा, अल्फा भी जीरो हो जाएगा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, तो d⍵/dt क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है, सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन फाइनाइट होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है v²/r।